हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं? हम अब नए मॉड्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका नाम है मॉड्यूल 8। मॉड्यूल 8 इज बेसिकली रिलेटेड टू द एरोडायनेमिक्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, छोटा मॉड्यूल है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। एयरक्राफ्ट तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में वो फ्लाई कर रहा है, हाउ इट अफेक्ट्स, ये कैसे अफेक्ट करता है। बिकॉज आप जानते हैं एयर में सबसे पहले गैसेस का अलग अलग क्या कंटेंट होता है। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस हैं। इनका कितना परसेंटेज होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एयर की डेंसिटी क्या होती है। एयर की डेंसिटी आपकी हाइट के हिसाब से कैसे वेरी करती है, प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो अल्टीमेटली दिस ऑल थिंग्स अफेक्ट द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, उसको डिफरेंट प्रेशर पर आप जब लेकर जाएंगे तो इसको अफेक्ट करेगा। तो दिस इज द रोल ऑफ द एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट मॉड्यूल है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सारा कुछ इसी पर डिपेंड होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन विच एटमॉस्फेयर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सिलेबस पढ़ा जाते हैं। सिलेबस इसका आपने देख रहे हैं केवल 4 सब मॉड्यूल है। 8.1 का डिस्कशन होगा हमारा, 8 जिसमें फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया। उसके बाद एरोडायनेमिक्स, एयर फ्लो अराउंड द बॉडी, थोड़ा टफ है बट ज्यादा नहीं, उसमें बर्नौली थ्योरम वगैरह आ जाएंगी। कैसे आपका एयर का एरोफॉइल पर जो एयर का प्रेशर होता है अप एंड डाउन कैसे होता है, जिससे आपका एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर जाता है। देन थियरी ऑफ फ्लाइट। थियरी ऑफ फ्लाइट में रिलेशनशिप बिटवीन लिफ्ट, वेट, ड्रैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिफ्ट, मीनिंग ऑफ वेट, मीनिंग ऑफ ड्रैग। देन फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक्स। एयरक्राफ्ट की डिफरेंट सर्फेसेस होती हैं, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल करती हैं एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। अगर स्टेबल नहीं हो तो एयरक्राफ्ट नोज डाउन हो जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, बट सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट को समझना होगा। यू कैनॉट स्किप 8.1। हाँ, सो आ जाते हैं। एरोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ गैसेस। Dynamics of gases means how it's when it is moving air, how it affects the aircraft and its aerofoil to create the lift. The interaction between moving object and atmosphere. Aircraft is moving in the air, that's why it's called dynamicity. एयरक्राफ्ट की एरोफॉइल का एक भी पोर्शन अगर आपका नहीं प्रेजेंट है, या थोड़ा सा भी अगर विंग लिप ऑफ हो जाता है, पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। दैट्स वाई टू अंडरस्टैंडिंग द योर डायनेमिक एयर, हाउ इट अफेक्ट द एयरक्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप 2 डायग्राम देख रहे हैं। इन दोनों कलरफुल डायग्राम में आपको आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है कि कैसे आपका थ्रू आउट दिस वन, वाई नोज इज मेड लाइक दिस वन, वाई एरोफॉइल इज मेड लाइक दिस वन। हमेशा आप देखिए तो एरोफॉइल आपकी इस टाइप की होती है। अगर एरोफॉइल का कर्वेचर देखेंगे, कर्वेचर देखने का मतलब क्या हुआ, आपका एयर का पार्टिकल यहां पर आया, एयर के पार्टिकल इसको हिट किया। अब एयर के पार्टिकल ने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, यहां से ट्रेवल करना शुरू किया। एंड ऑफ द एरोफॉइल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहां से ट्रेवल करना शुरू हुआ यहां तक है। ये क्या इसका मतलब हो गया, जब अपर कर्वेचर से, बिकॉज इन दोनों पार्टिकल्स को यहां पर सेम टाइम में मिल रहा है। सेम टाइम में मिलना मतलब क्या हो गया आपका, बहुत क्लियर है, ये बहुत तेज भागेगा और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी नीचे वाले, क्योंकि नीचे का फ्लैट है। अल्टीमेटली दे मीट एट द सेम टाइम। यहीं से सारी कहानी आपकी शुरू होती है, कैसे प्रेशर आपका नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है, बिकॉज ऑफ द रनिंग ऑफ दिस पार्टिकल। दैट्स वाई एयरक्राफ्ट को ये लिफ्ट प्रोवाइड करता है। क्यों नहीं बना दिया जाता राउंड में आपका, वाई नॉट, क्यों आपका कर्वेचर इस टाइप से ही होता है एरोडायनेमिक एरोफॉइल। दैट्स वाई, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए नीचे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एरोफॉइल के, ऊपर कम होना चाहिए, तभी वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा एयरक्राफ्ट। नाउ, इंटरेक्शन बिटवीन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द एटमॉस्फेयर, मैंने पहले बोला था आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। उसके बाद कुछ नहीं है। Aerodynamics, the movement of an object and its reaction to the airflow around it can be seen watching water passing the bow of ship. यहां पर शिप का कहानी आ गया, ये सारा एरो मरीन का खेला है। एरो तो हम बढ़ा ही रहे हैं और मरीन में थोड़ा सा चले आते हैं, बिकॉज जो फ्लूड होता है वो गैस भी फ्लूड है और आपका वाटर भी फ्लूड है। डिफरेंस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का है, कौन ज्यादा कंप्रेस करता है, कौन कम कंप्रेस करता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड एयर इज कंप्रेसिबल एंड वाटर इज इनकंप्रेसिबल। दैट्स व्हाई जो लॉज होते हैं, जो लॉज आप शिप की बात करेंगे और एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, अलग लगेंगे।
बर्नौलीज लॉ कहां पर लगता है? आपका एयरक्राफ्ट में लगता है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये आपको पूछा जाता है विच इज मोर कंप्रेसिबल। सो एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन द वाटर। अब आप देख रहे हैं यहां पर विंग दिया हुआ, विंग के बारे में आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया सा इसके ऊपर एयर का फ्लो दिखाया हुआ है। यहां पर आपका दिखाया हुआ है इसके बारे में, नीचे दिया हुआ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो वेलोसिटी। हाँ, यहां पर देखिए एयर के पार्टिकल यहां से दो भाग में बाइफरगेट हुए। मैं फिर बता रहा हूं, ये कहीं आपको बुक नहीं बताया, मैं नहीं बताया जाएगा। कहां बताया जाएगा कि एयर के पार्टिकल दो भाग में टूट के, ऐसा होता नहीं है। बट एयर का जो फ्लो है, डायनेमिसिटी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ डायनेमिसिटी इफेक्ट, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर। ऊपर क्या लिखा हुआ? हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर। मैंने कहा था हमेशा नीचे हाई प्रेशर होगा तभी वो ऊपर की तरफ एरोफॉइल लिफ्ट प्रोवाइड करेगा। मैंने इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं 8.1 का जो फर्स्ट पार्ट है सबसे छोटा है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज नहीं, ये आप जब आगे भी काम करेंगे तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितना समझ पाए हैं। आप ढूंढ लीजिए कहीं बुक में चीज मिलती है, आपको नहीं मिलती, नहीं मिलेगी चीज। खाली एरोफॉइल का स्ट्रक्चर बना देंगे, ऊपर नीचे एयर का फ्लो दिखा देंगे, बट ये नहीं बताएंगे कैसे आपका प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कैसे आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, और ये सब चीजें नहीं बताएंगे। सो सम कॉमन एयरक्राफ्ट टर्म्स सच एज रडर, hull, waterline, keel beam and were borrowed from the nautical terms। मैंने बताया था एरो मरीन है, थोड़ा मिक्स होगा, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म कहां से लिए गए हैं? जिस टाइम में एयरक्राफ्ट नहीं बना था उस टाइम में क्या था? शिप चलते थे, एयरक्राफ्ट बाद में आया है, शिप्स बहुत पहले से चलते थे। बट ये सारे टर्म कहां से लिए गए हैं? ये सारे के सारे टर्म, आप रडर की बात करेंगे, आप हल की बात करेंगे, आप वाटर लाइन की बात करेंगे, आप कील बीम की बात करेंगे, ये ज्यादातर टर्म आपसे किससे लिए गए हैं? आपके एयरक्राफ्ट में और आपका वाटरशिप में क्या चीजें डिफरेंट होती। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है यहां पर। आप जब भी देखेंगे प्रोपेलर जो प्रोपेल करता है एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में भी करता है, और जो प्रोपेल करता है आपका शिप में, कभी भी देखेंगे इफेक्ट दोनों के सेम है। प्रोपेलर एयरक्राफ्ट भी होता है और जेट इंजन एयरक्राफ्ट भी होता है। जेट इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोपेलर इज लाइक अ मूविंग एरोफॉइल, जो आपका क्या करता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो एरोफॉइल आगे बढ़ रही है और आपका एयरक्राफ्ट का मोशन आगे बढ़ रहा है, और ये इसको पीछे ये इट क्रिएट्स द लिफ्ट। ओके, तो सम कॉमन टर्म सच एज रडर, हल, वाटर लाइन, कील बीम व्हिच आर borrowed from the nautical। The term aerodynamic is derived from combination of two Greek words, aero meaning air, dyne means force of power। रडर एयरक्राफ्ट के यहां पर, ठीक है, रडर इज प्रेजेंट देयर। ये देखिए, ये रडर कहां पर आपका है? शिप का, दोनों में होता है, दोनों में रडर का काम सेम है। रडर क्या करता है? आपका डायरेक्शन, दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट, शिप में भी ऐसा करता है और एयरक्राफ्ट में ऐसा करता है। खैर यहां तक के लिए डिस्कशन काफी है, हम शिप में नहीं जा रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप जानते हैं सबसे ज्यादा कंटेंट एयर में किसका होता है? नाइट्रोजन का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बेसिकली ऐसे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसका कुछ रोल नहीं है, पूछ लिया जाता है किसका कंटेंट सबसे ज्यादा है? सबसे नाइट्रोजन कंटेंट, ऑक्सीजन नहीं है उतनी। हम समझते नहीं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। सो एयर, आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट में दिखाया हुआ है कि कितना परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन है, जो पर्पल से दिखाया गया है, और कितना ब्लू से आपका दिखाया गया, दैट इज द ऑक्सीजन। सो एयर इज कंसिडर्ड अ फ्लूइड बिकॉज इट फिट द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू फ्लो और assume the shape of the container in which it is enclosed। कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, लिक्विड भी आपका कंटेनर का शेप ले लेता है और एयर भी कंटेनर का शेप कह सकते हैं, ले सकती है, कह सकते हैं। बट बात वही है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी और की जो मेन डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी थी इसमें। नाउ इफ कंटेनर इज हीटेड, प्रेशर इंक्रीज्ड, इफ कूल्ड, प्रेशर डिक्रीज। एयरक्राफ्ट जिस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है वहां क्या प्रेशर होगा, वहां क्या प्रेशर होगा, और एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेशराइज क्यों किया जाता है? सो दैट ह्यूमन बॉडी पर उतना प्रेशर आप मेंटेन करें। बिकॉज आप कहेंगे इतनी ऊंचाई पर जाने पर नोज ब्लीडिंग होने लगती है ना, बहुत हाइट पर जाएंगे उतनी हाइट पर नोज ब्लीडिंग होने लगी। यहां पर क्यों नहीं होती है? क्योंकि एयरक्राफ्ट का केबिन प्रेशराइज्ड होता है और ह्यूमन बॉडी पर उतना प्रेशर डालता है जो आपका 8000 फीट पर होता है। बिकॉज अगर उतना प्रेशर नहीं होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो नोज ब्लीडिंग होने लगी, इसलिए आपकी बॉडी पर उतना प्रेशर डाला जाता है। तभी मैंने कहा था इस टर्म को समझना बहुत जरूरी। विदाउट ऑक्सीजन मास्क यू आर फ्लाइंग एट दैट एल्टीट्यूड। द वेट ऑफ द एयर इज हेवीएस्ट एट द सी लेवल वेयर इट हैज बीन कंप्रेस्ड बाय all above
एयर, ऑल अबव एयर, मतलब ऊपर की एयर हल्की होती है, ये इसको कंप्रेस करती है। ह्यूमन बॉडी पर इसलिए कंफर्टेबली हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको मैं पहाड़ के ऊपर लेता जाऊं और ऊपर लेता जाऊं, थोड़ी देर में आपको डिस्कंफर्ट क्या लगेगा, आपको सांस लेने में तकलीफ हुई, और ऊपर चलाएंगे नोज ब्लीडिंग चालू हुई, क्यों? अंदर के प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर कम हो रहा, तो आपका अंदर के प्रेशर ने क्या किया, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट कर दी। इसलिए मैं बता रहा था आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। द कंप्रेशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर के कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। Now, atmospheric pressure is usually defined as a force exerted against the Earth's surface by weight of air above that surface. Weight is force applied to an area that result in pressure. हाँ, इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन होता है फोर्स, एरिया और प्रेशर में? तो फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू पी। मीन्स अगर आपका ए इस एरिया, तो आपका पी क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, और एफ क्या होता है, फोर्स होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, एरिया कम है, एरिया कम है तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, पेन के इस साइड को मैं सपोज कीजिए हार्ड है, किसी सैंड में, गीली सैंड में डालने की कोशिश करता हूं, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहां पर एरिया कम है, कम प्रेशर, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इधर जितना ब्लंट सरफेस होती जाएगी उसमें एरिया, बिकॉज area is directly proportional to the force, F is directly proportional to the A, F is equal to A into P। ठीक है, अब यही चीज आपकी कहां पर आती है, एयरक्राफ्ट का अंदर। ओके, एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट हो रहा अगेंस्ट द एयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे। नाउ द कॉलम ऑफ द एयर 1 square inch extend from sea level to the top of the atmospheric weight approximately 14.7 pounds. Therefore atmospheric प्रेशर इज स्टेटेड एज पीएसआई। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ प्रेशर पीएसआई, पीएसआई क्या होता है, व्हाट इज पीएसआई? पीएसआई का मीनिंग क्या है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। बहुत से लोग पीएसआई बोलते जाते हैं लेकिन ये नहीं जानते उसका बोल, ये भी पूछा गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसआई। तो ये छोटी छोटी सी चीज है बट पूछी जा सकती है, क्यों नहीं पूछी जा सकती है। दस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 14.7 psi, ये याद रखिएगा। अब यहां पर कॉलम के बारे में बता दिया गया। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि आपका ये देखिए, ये आपका आ गया ट्रोपोस्फियर। ये एयरक्राफ्ट का जितना भी मेजरमेंट होता है वो मीन सी लेवल से होता है। एयरक्राफ्ट की हाइट कभी भी आपकी मीटर किलोमीटर के हिसाब से नहीं होती है, इसका मीन सी लेवल से। कि अर्थ क्या है, अर्थ आपकी ऑब्लेट शेप में है, अब सी इधर है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे इतना ऊपर चला गया है। तो ये सारा का सारा आपका मीन सी लेवल पर सारे मेजरमेंट होते हैं। तो एयरक्राफ्ट की जो भी हाइट होती है वो अबव द यू कैन से अर्थ सारी एमएसएल में होती है, मीन सी लेवल। ये भी पूछा जाता है। तो देन ट्रोपोस्फियर आता है, उसके बाद ओजोन लेयर आता है, मीजोस्फीयर आता है, देन थर्मोस्फीयर आता है। इनके डिफरेंट एनवलप्स है। एनवलप क्या है, अप टू 50 किलोमीटर तक के आपका क्या गया, ट्रोपोपास आ गया। ओके, अब उसके ऊपर बढ़ेंगे मीजोस्फीयर अप टू 90, देन उसके अबाउट 350, ये आपके होते हैं। खैर इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस जस्ट जानने के लिए है, इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है। क्योंकि मैंने पिछले मॉडल क्वेश्चन देखे उसमें इतना कुछ पूछा नहीं गया था इसके बारे में कि क्या हाइट होती क्या नहीं होती। बट जानने लेने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है, सीखना कोई बुरी चीज नहीं है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये पूछा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। तो यहां पर एक बैरोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है। इस बैरोमीटर के डायग्राम में आपका मिलीबार और इंचेस ऑफ मरकरी कन्वर्टेबल यूनिट्स हैं, दोनों के बारे में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है आपके बारे में कि बैरोमीटर इज यूज्ड। नाउ अब आते हैं प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ये याद रखना आपको, क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज करता है। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस that column of air that is weighted is shorter होता है। ओके, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे आपका ये डायग्राम में लोअर प्रेशर एंड हायर प्रेशर के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये बताया गया है कैसे आपका डिफरेंट इफेक्ट्स है इसके। सो वेरियस इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये कभी भी पूछ लिया जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी psi, 14.7। व्हाट इज Hg,
HG वैल्यूज 29.92, ये आपको मार्कअप करना पड़ेगा। एक बार मैंने आपको बताया था एलईडीज के बारे में, इसमें भी आपको ये मार्कअप करना पड़ेगा क्योंकि ये आता है, ये आता है 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी HPA, कितना HPA होगा वो 1013.2। ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, जो इकाओ का स्टैंडर्ड है वो अलग है। ओके, हाउ मेनी मिलीबार्स आर देयर, हाउ मेनी HGs आर देयर, 760 mm ऑफ द HG, दैट इज कॉल्ड द वन। आसान है, याद कर लेंगे आप। इस चार्ट को अपने चाहे बेडरूम में लगा लीजिए या जैसे भी कर सकते हैं, सिंपल आप अपनी बुक पे लीजिए, पहले दिन देखिए, तीसरे चौथे दिन आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। बट ये याद करना बहुत जरूरी है, ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है। ओके, नाउ प्रेशर, एन एयरक्राफ्ट ascend, atmospheric pressure drops, the quantity of oxygen decrease, the temperature drops, हाइट पर टेम्परेचर कम हो जाता है। Thus, these changes in altitude affect the aircraft performance in such area, lift and engine horsepower। अब सारा खेल शुरू होता है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहीं पर है कि आपको इन इफेक्ट ऑफ द एयर कितना लिफ्ट, हाइट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से एयर की क्या क्वालिटी चेंज होगी, क्या चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या लिफ्ट पर इफेक्ट पड़ेगा और क्या इंजन के हॉर्स पावर में इफेक्ट पड़ेगा। आप जानते हैं एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है दो चीजों से, इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, लिफ्ट कहां से आपकी आती है, लिफ्ट सारी की सारी आपकी एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर प्लस एरोफॉइल से आती है, तभी ऊपर आपका किससे उठा, विंग। इंजन ने क्या किया, थ्रस्ट प्रोड्यूस किया, एयरक्राफ्ट आगे बढ़ा। कैसे, थ्रस्ट न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, कोई भी चीज होती है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इज देयर। ओके, नाउ डेंसिटी पर आ जाते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द वेट पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, सिंस एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इट कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, तो यहां पर आप एक कॉलम बनाया हुआ है, इस कॉलम को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सो ये देखिए आप नीचे पर क्या डेंसिटी है और ऊपर पर आपकी क्या डेंसिटी हो गई है। ओके, so in the air, one container is under half as much as pressure, and equal amount of air is identical in an identical container. The air under greater pressure is twice as dense as the in the other container. तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ, 1 inch of the mercury column या 1 inch of the any container. How? So density of the dot represents the decrease in air number density of at the higher altitudes. Pressure, for equal weight of the air, that which is under the greater pressure occupy only half of the volume under half of the pressure. So जैसा इसमें बताया गया, P is equal to F upon A, F is equal to P into A is equal to F upon P. Now density of the gas, the density of the gas is governed by the following rule. ये दोनों रूल आपको याद करने हैं। Density varies directly proportional with the pressure. Density varies inversely proportional with the temperature. इसको आप बहुत कायदे से, चाहे इसको याद कीजिए चाहे इसको समझिए। मैं इसलिए याद करने कहूंगा, दो छोटे छोटे रूल है। डेंसिटी प्रेशर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ एयर एट हाई एल्टीट्यूड इज लेस डेंस देन एयर एट लो एल्टीट्यूड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड मास ऑफ हॉट एयर इज लेस डेंस देन मास ऑफ द कूल एयर। अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे इससे आपको समझ में आ जाएगा। चेंज इन डेंसिटी अफेक्ट एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट विद सेम हॉर्स पावर। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों डेंसिटी का टर्म इंपॉर्टेंट था। एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई फास्टर एट हाई एल्टीट्यूड वेयर एयर डेंसिटी इज लो देन द लो एल्टीट्यूड वेयर डेंसिटी इज ग्रेटर। ये पूछा जाता है किस एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट हायर फ्लाई करता है। आपको नीचे लग रहा हो बड़ी तेज एयरक्राफ्ट चला, ऊपर धीरे धीरे चल रहा, नहीं ऐसा नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आप नीचे खड़े आपको लग रहा है इतनी तेज भाग गया, आप ऊपर देखते हो यार बड़ा धीमे चला एयरक्राफ्ट, क्या बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया आपको, दिस इज बिकॉज एयर ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द एयरक्राफ्ट व्हेन इट कंटेन a smaller number of the air particle per unit volume. Humidity, अभी को टर्म आया था humidity. Humidity is amount of the water in the air, water vapor in the air. The maximum amount of water vapor then air can hold varies with temperature. The higher the temperature of air, more water vapor it can absorb. That is called the humidity. Absolute humidity is the weight of the water vapor in unit volume of air. Relative humidity is the ratio in percentage of moisture
actually in the air to moisture it would hold if it were saturated at the same temperature and pressure. बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, बट या इट अफेक्ट्स दैट्स वाई पहले वाले जो टर्म थे प्रेशर एंड डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट देन टेम्परेचर. ऑन द डैम्प डे एयर डेंसिटी इज लेस. यहां पर आ जाता है क्यों ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, आखिर आ गया बात डेंसिटी पर ही ना. सो डेंसिटी इज लेस देन ऑन ड्राई डेज. फॉर दिस रीजन एयरक्राफ्ट रिक्वायर longer runway for takeoff on damp day than those are on the dry days. ये बहुत प्रॉब्लम आती है जब आप जहां का पास शॉर्टर रनवे, जैसे आपका कहीं आप इंडिया के टर्म में बात करें तो कुल्लू का एयरपोर्ट है, तो जिस टाइम में आपका डेंसिटी या डैम्प डे होगा तो आपका उस टाइम में रन जितनी भी फ्लाइंग है वो स्टॉप कर दी जाती है. ऐसा नहीं है कि क्या बोलते कोई और रीजन है, ये भी रीजन है क्योंकि उसका एक लेंथ मेंटेन्ड है ना, उससे आगे तो बढ़ा नहीं सकते. सो दैट्स वाई the reason aircraft require longer runway for takeoff on the damp day than does on the dry days. Temperature and altitude. Temperature variation in the atmosphere are concerned to the aviators. Weather system produce change in temperature near the Earth's surface. Temperature also changes as altitude is increased. ये सारी चीजें आपकी वही रिपीट हो रही हैं. The troposphere is the lowest layer of the atmosphere. इसमें आपका डायग्राम है, ये डायग्राम को बहुत कायदे से देख लीजिएगा. जो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इसके बारे में दिया हुआ है. फ्लाइट एनवेलप. फ्लाइट कहां पर फ्लाई करती है, कोई तो जगह होगी जिसके बीच में फ्लाइट फ्लाई करती है. ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट. सिविलियन एविएशन टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फीयर. ये आता क्वेश्चन, जिसका फ्लाइट लेवल क्या होता है FL-290 से FL-410, इसी के बीच में फ्लाई करता है. ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है, उसके ऊपर फिर फाइटर फ्लाई करते हैं, फाइटर के लिए स्पेशल चीजें होती हैं. दैट्स वाई सिविल कैटेगरी एयरक्राफ्ट फ्लाइट इन द ट्रोपोस्फीयर इन विच टेम्परेचर द रेट ऑफ चेंज इज समवॉट कांस्टेंट about -2 degree centigrade to 3.5 for every 1000 feet of increase in altitude. पूछा जाता है कितना टेम्परेचर चेंज होता है 1000 फीट एल्टीट्यूड पर. आंसर क्या है, 1000 फीट एल्टीट्यूड पर कितना टेम्परेचर चेंज होता है, -2 to -3.5. ओके, -2 डिग्री सेंटीग्रेड और -3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों के टर्म में याद कर लिया. एवरी 1000 फीट पर आपका -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है. तो ज्यादा हाइट पर रहोगे तो क्या होगा, आपका मजा आ जाएगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी, लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट भी आपका कम होने लगेगा, ये भी सोच लीजिएगा. सो द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज ट्रोपोपॉज. दिस कैरेक्टराइज्ड एज अ जोन रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर -15 और -69 डिग्री फ़ारेनहाइट. दैट्स व्हाई दिस इज, यू कैन से, द फ्लाइट एनवेलप वेयर एयरक्राफ्ट फ्लाइज. So the atmospheric pressure layer with temperature changes depicted by the red in color. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका अलग अलग रेड इन कलर में आपका ये कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, कैसे मेसोस्फीयर में, कैसे थर्मोस्फीयर में. अब ये आ जाता है आपका इंटरनेशनल चार्ट. इसको याद नहीं करना, डोंट वरी. ये क्या होता है, आपका इकाओ ने बना रखा है सिस्टम. सो दे यूज टू पब्लिश दिस वन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो एट डिफरेंट सी लेवल. सो दिस इज कंसिडर्ड एज द, यू कैन से, चार्ट विच इज इशूड बाय द इकाओ. सो ऑल द एविटर्स फॉलो दिस चार्ट. तो ऐसा नहीं कि आपको इसमें कोई चीज़ें याद करनी 1000 पे कितना होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं याद करना. दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस. इन फ्यूचर कभी आपको पढ़ना पड़ा है या आपको रेफरेंस के लिए होना चाहिए कि आपका इस एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कितना हो, प्रेशर कितना हो, डेंसिटी कितनी होगी, एज पर द इकाओ गाइडलाइंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन मैंने फिर कहा था ये पोर्शन समझना बहुत जरूरी था. इसके बाद पूरा एयरक्राफ्ट का सारा बेसिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, जिसके हम डिस्कशन करेंगे. बाय बाय.